यस सर। ओके, थैंक यू। और सभी लोगों को स्क्रीन विजिबल है प्रॉपरली? कोई भी एक बंदा यस बोल दीजिए। यस सर। ओके, यस सर। ओके, थैंक यू। तो चलिए, कल के सेशन में मैंने आप लोगों को क्या सिखाया था। तो आपको पता होगा कि कल के सेशन में मतलब हमारे जेंगो के 3 सेशन हो चुके हैं। तो जेंगो के फर्स्ट सेशन में मैंने जेंगो की सारी थियरीज बताई थी, जेंगो क्या होता है, उससे क्या क्या कर सकते हैं, अगर आपको जेंगो सीखना है तो आपको क्या क्या आना चाहिए। फिर फिर हम लोगों ने सेकेंड सेशन लिया, उसमें जेंगो को इंस्टॉल कैसे करते हैं, वर्चुअल एनवायरनमेंट कैसे बनाते हैं, डेटाबेस कैसे, डेटाबेस के साथ कनेक्शन कैसे करते हैं, माइस्क्वेल क्लाइंट लाइब्रेरी कैसे इंस्टॉल करते हैं, एवरीथिंग वो सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी। और कल के सेशन में मैंने आप लोगों को बताया कि डेटाबेस के अंदर टेबल बनाना तो कैसे बना सकते हो, फॉर्म बनाना है कैसे बना सकते हो, मॉडल क्या होता है, मेक माइग्रेशन क्या होता है, एवरीथिंग मैंने वो कल के सेशन में एक्सप्लेन कर दिया था। अब आज के इस सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो कल हम लोगों ने क्या है, सिर्फ बैकएंड यानी कि एडमिन पैनल सीखी थी, राइट। अब आज हम लोगों को फ्रंट एंड यानी कि यूजर साइड जेंगो के अंदर यूजर साइड कैसे बनाते हैं और आप कैसे काम करते हैं, तो वो आज हमको सारी चीजें सीखनी है, राइट। तो चलिए मैं सबसे पहले तो नोटपैड ओपन कर देता हूँ। चलिए, सभी लोगों को नोटपैड प्रॉपर दिख रहा है? कोई भी एक बंदा यस बोल दीजिए। यस सर। ओके, थैंक यू। चलिए, तो आज के सेशन में हम लोगों को सीखना है कि जेंगो के अंदर क्या होता है, जेंगो के अंदर यूजर साइड आप कैसे बनाते हैं। ठीक है, अभी हम लोगों ने जो सीखा था वो एडमिन पैनल वाला सीखा था। अब जेंगो के अंदर यूजर साइड यानी कि फ्रंट एंड कैसे काम करते हैं, तो कुछ नियम है वो ध्यान कर लेना है। देखिए, सबसे पहला नियम क्या है कि जेंगो के अंदर अगर यूजर साइड पे आपको कुछ भी बनाना हो तो आपको उसके लिए एक फंक्शन बनाना पड़ता है। क्या है, जेंगो के अंदर यूजर साइड यानी कि फ्रंट एंड में अगर आपको कुछ भी वर्क करना है तो हर एक वर्क के लिए आपको एक फंक्शन बनाना पड़ता है। जैसे मैं रजिस्ट्रेशन करना चाहता हूँ तो रजिस्ट्रेशन के लिए एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, लॉगिन करना है तो लॉगिन के लिए एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, राइट। लॉग आउट करना है तो लॉग आउट के लिए एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, देखिए जेंगो के अंदर दो चीजें होती हैं, एक एडमिन साइड और दूसरा यूजर साइड। तो एडमिन में आपको कोई फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन यूजर साइड में हर एक वर्क के लिए आपको एक फंक्शन बनाना पड़ता है। जैसे मैं कहूँ कि मेरे को खाली एक मैसेज प्रिंट करना है तो उसके लिए भी फंक्शन बनाना पड़ेगा, मेरे को रजिस्टर करना है तो उसके लिए भी फंक्शन बनाना पड़ेगा, लॉग इन करना है तो उसके लिए भी फंक्शन बनाना पड़ेगा, लॉग आउट करना है तो उसके लिए भी फंक्शन बनाना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है कि यूजर साइड में, जेंगो के अंदर यूजर साइड में अगर आपको कुछ भी करना है तो हर एक वर्क के लिए एक फंक्शन बनाना पड़ता है, राइट। नाउ द क्वेश्चन, चलो हमको ये समझ में आ गया कि जेंगो के अंदर यूजर साइड पे आपको कुछ भी वर्क करना है, मान लो 5 वर्क करने हैं तो 5 फंक्शन बनाने पड़ेंगे, 10 वर्क करने हैं तो 10 फंक्शन बनाने पड़ेंगे। लेकिन ये फंक्शन हम लोग बनाते कहाँ पर है, राइट। मान लीजिए कि मैं भी कहूँ कि जेंगो के यूजर साइड में मुझे 5 वर्क करने हैं, तो 5 वर्क करने हैं तो 5 फंक्शन बनाने पड़ेंगे। तो जेंगो के अंदर फंक्शन हम लोग कहाँ पर बनाते हैं, तो आप अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर चले जाइए, सबलाइम टेक्स्ट के अंदर, फाइल, ओपन फोल्डर, डेस्कटॉप। भाई क्या दिया है हमारे प्रोजेक्ट का, पाइथन इंटर्नशिप था, ई शॉपिंग है हमारा प्रोजेक्ट, सिलेक्ट कर लेंगे ई शॉपिंग को। आगे है समझ में? तो आज हम लोग को, आज के इस सेशन में हम लोग को क्या सीखना है कि जेंगो के अंदर यूजर साइड आप कैसे क्रिएट करते हो और जेंगो के अंदर यूजर साइड में आप कैसे काम करते हैं, राइट। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि भाई यूजर जेंगो के अंदर अगर आपको यूजर साइड में कुछ भी बनाना है तो हर एक वर्क के लिए आपको एक फंक्शन बनाना पड़ता है। मैं कहूँ कि मेरे को यूजर साइड में 5 वर्क करने हैं तो 5 फंक्शन बनाने पड़ेंगे, 10 वर्क करने हैं तो 10 फंक्शन बनाने पड़ेंगे, 20 वर्क करने हैं तो 20 फंक्शन बनाने पड़ेंगे, राइट। पर अब सवाल उठता है कि फंक्शन जो भी आप बनाते हो रखते कहाँ पे हो, तो आप अपनी ऐप के अंदर चले जाइए। जैसे हम लोग अभी तक कस्टमर ऐप में काम कर रहे हैं तो उसी के अंदर चले जाइए। तो कस्टमर ऐप के अंदर आप जाएंगे तो वहां पे एक फाइल आपको दिखेगी जिसका नाम है views.py। क्या होता है views.py? तो इसी फाइल के अंदर हम लोग सारे फंक्शन रखते हैं। क्या रखते हैं? इसी फाइल के अंदर हम लोग सारे फंक्शन रखते हैं। तो मैंने आप लोगों को क्या कहा कि जेंगो के अंदर दो साइड होती है, एडमिन साइड और यूजर साइड। तो एडमिन साइड के लिए आपको कोई फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन यूजर साइड में, जेंगो के यूजर साइड में अगर आपको कुछ भी बनाना है तो हर एक वर्क के लिए आपको एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। मैं कहूँ मुझे रजिस्टर करना है तो रजिस्टर के लिए एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, लॉग इन करना है लॉग इन के लिए एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, लॉग आउट करना है लॉग आउट के लिए एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। मतलब जेंगो के अंदर यूजर साइड में आपको कोई भी वर्क करना है, कुछ भी करना है, तो हर एक वर्क के लिए आपको एक फंक्शन बनाना पड़ता है। और वो फंक्शन हम लोग कहाँ पे बनाते हैं, तो वो फंक्शन आपकी ऐप के अंदर, जैसे मॉडल बनाना था तो मॉडल के लिए models.py नाम की फाइल दी हुई थी, उसी तरह से फंक्शन बनाने के लिए आपको views.py नाम की फाइल दी हुई है। तो इस views.py नाम की फाइल के अंदर जाके आपको फंक्शन बनाना पड़ता है।
मान लीजिए मुझे क्या करना है, अभी एक फंक्शन बनाना है, क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है, ऐसा फंक्शन बनाना है कि जब मैं उस फंक्शन को रन करूँ ना, तो मैसेज प्रिंट हो जाना चाहिए कि वेलकम टू जेंगो फ्रेमवर्क। क्या प्रिंट होना चाहिए? वेलकम टू जेंगो फ्रेमवर्क। तो उसके लिए क्या करेंगे? पहले मैंने कहा आपको एक फंक्शन बना देना है, तो फंक्शन बनाने का तरीका सेम है, जैसे आप कोर पाइथन में फंक्शन बनाते थे, वैसे ही आप जेंगो के अंदर फंक्शन बना सकते हैं। लेकिन जेंगो के अंदर फंक्शन आप लिखते कहाँ पे? तो views.py नाम की फाइल में। तो उसके अंदर आ गया, अब मुझे एक फंक्शन बनाना, तो मैंने लिखा डेफ और फंक्शन का नाम लिख दिया हेल्प। अब दूसरी बात ध्यान रखिए, जनरली हम लोग अभी तक कोर पाइथन में हम लोग फंक्शन बनाते थे तो क्या लिखते थे? डेफ फंक्शन का नाम राउंड ब्रैकेट फिर उसके अंदर जो भी कोड लिखना है वो लिख देते थे। लेकिन ध्यान रखना, views.py के अंदर आप जो भी फंक्शन क्रिएट करते हो उसके अंदर रिक्वेस्ट लिखना कंपलसरी है। क्या है? रिक्वेस्ट लिखना। अगर आप ये रिक्वेस्ट नहीं लिखोगे तो आपका फंक्शन काम नहीं करेगा। इज दैट क्लियर? मैंने क्या कहा, जेंगो के अंदर यूजर साइड में अगर आपको कुछ भी वर्क करना है, कुछ भी बनाना है, तो हर एक वर्क के लिए आपको एक फंक्शन बनाना पड़ता है। मैं कहूँ जेंगो के अंदर मुझे रजिस्ट्रेशन करना है यूजर साइड, तो एक रजिस्टर का फंक्शन बनाना पड़ेगा। लॉगिन करना है तो लॉगिन का फंक्शन बनाना पड़ेगा। लॉग आउट करना है तो लॉग आउट का फंक्शन बनाना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है, जेंगो के अंदर यूजर साइड में हर एक वर्क के लिए कुछ भी आपको करना है तो उसके लिए एक फंक्शन बनाना पड़ता है। और वो फंक्शन हम लोग कहाँ रखते हैं? तो आपके ऐप के अंदर एक views.py नाम की फाइल होती है उसके अंदर। और view.py नाम की फाइल के अंदर जब भी आप फंक्शन क्रिएट करते हो तो उस फंक्शन के अंदर रिक्वेस्ट लिखना कंपलसरी है। अगर आप नहीं लिखोगे तो आपका फंक्शन काम नहीं करेगा। तो मैंने यहाँ पे देखिए एक हेलो नाम का फंक्शन बना दिया है, उसके अंदर रिक्वेस्ट लिख दिया है। अब मुझे क्या करना है? मैसेज प्रिंट कराना है। क्या प्रिंट कराना है? मैसेज। तो आपको पता होगा कि कोर जैसे सी प्लस प्लस में प्रिंट एफ का यूज, सी में प्रिंट एफ का यूज करते हैं, सी प्लस प्लस में सी आउट का यूज होता है, कोर पाइथन में मैसेज प्रिंट करने के लिए प्रिंट फंक्शन का यूज होता है। तो समझिए जेंगो के अंदर प्रिंट फंक्शन नहीं चलेगा। जेंगो के अंदर अगर आप मैसेज प्रिंट करवाना चाहते हो तो उसके लिए एक फंक्शन आता है जिसका नाम है एचटीटीपी रिस्पॉन्स, ऐसा आता है। ये फंक्शन है। देखिए इस फंक्शन का काम है, जैसे कोर पाइथन के अंदर मैसेज प्रिंट करने के लिए प्रिंट फंक्शन का यूज होता है, उसी तरह से जेंगो के अंदर मैसेज प्रिंट करने के लिए एचटीटीपी रिस्पॉन्स का, एचटीटीपी नाम के फंक्शन का यूज होता है, जिसके अंदर आप मैसेज दे सकते हैं। जैसे मैं लिख दिया वेलकम टू जेंगो, राइट। लेकिन ये फंक्शन क्या है, रेडीमेड अवेलेबल नहीं होता है, राइट। देखते हैं। मैंने क्या कहा, जैसे सी में मैसेज प्रिंट करने के लिए प्रिंट एफ, सी प्लस प्लस में सी आउट, पाइथन में कोड पाइथन में प्रिंट का यूज होता है, उसी तरह से जेंगो के अंदर मैसेज प्रिंट करने के लिए एचटीटीपी रिस्पॉन्स नाम के फंक्शन का यूज होता है। अभी एचटीटीपी रिस्पॉन्स डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होता है, इसको इंपोर्ट करवाना पड़ता है। कहाँ से? तो आपको ऊपर एक लाइन लिखनी पड़ेगी, फ्रॉम जेंगो डॉट एचटीटीपी, और उसमें से क्या कराना पड़ेगा? आपको इंपोर्ट कराना पड़ेगा एचटीटीपी रिस्पॉन्स। देखिए ये आ गया यहाँ पे। देखिए तो हम लोगों ने क्या किया है, तो हम लोगों ने एचटीटीपी रिस्पॉन्स को इंपोर्ट करा दिया है। ध्यान रखिए एचटीटीपी रिस्पॉन्स में एचटीटीपी का एच कैपिटल होगा और रिस्पॉन्स का आर कैपिटल होगा। अगर आप गलत कर दिया स्पेलिंग में तो काम नहीं करेगा। तो मैंने क्या कहा कि जेंगो के अंदर यूजर साइड में अगर आपको कोई भी वर्क करना है तो उस वर्क के लिए आपको एक फंक्शन बनाना पड़ता है। मैं कहूँ जेंगो के अंदर मुझे यूजर साइड में 10 वर्क करने हैं तो 10 फंक्शन बनाना पड़ेगा, 20 वर्क करने हैं तो 20 फंक्शन बनाने पड़ेंगे। और जो फंक्शन आप क्रिएट कहाँ पे करोगे? तो views.py नाम की फाइल के अंदर। अब ध्यान रखिए views.py नाम की फाइल के अंदर जब भी आप फंक्शन क्रिएट करते हो तो उसके अंदर रिक्वेस्ट पैरामीटर पास करना कंपलसरी, अदरवाइज आपका फंक्शन काम नहीं करेगा। दूसरी चीज कि views.py के अंदर आप जो भी फंक्शन क्रिएट करते हो उसमें रिटर्न लिखना कंपलसरी है, अदरवाइज फिर भी आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। ऐसे तो views.py के अंदर जो भी आप फंक्शन क्रिएट करते हो उसके अंदर दो चीजें लिखना कंपलसरी है। पहला तो ऐसे पैरामीटर के तौर पे रिक्वेस्ट लिखना पड़ेगा, और दूसरा जब लास्ट लाइन फंक्शन के अंदर आपको एक रिटर्न कीवर्ड का भी यूज करना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं लिखोगे तो आपका एक फंक्शन काम नहीं करेगा, आपको आउटपुट नहीं मिलेगा, राइट। तो मैंने कहा कि जैसा मुझे क्या करना था कि मुझे मैसेज प्रिंट कराना था वेलकम टू जेंगो। अब मैंने क्या कहा, यूजर साइड में अगर आपको कुछ भी करना है तो उसके लिए फंक्शन बनाना पड़ता है। तो मुझे मैसेज प्रिंट करना था तो उसके लिए मैंने फंक्शन बना दिया हेलो, ठीक है। और फिर उसको मैसेज प्रिंट करने के लिए तो जैसे पाइथन में प्रिंट फंक्शन का यूज होता था, यहाँ पे एचटीटीपी रिस्पॉन्स का यूज होता है। तो आपने एचटीटीपी रिस्पॉन्स बना दिया, उसके अंदर मैसेज लिख दिया, बट एचटीटीपी रिस्पॉन्स एचटीटीपी के अंदर होता है तो आपने वहां से इंपोर्ट करा दिया। अब आपका ये कोड रेडी हो गया है। अब मुझे क्या करना है, जब मैं इस हेलो फंक्शन को कॉल करवाऊंगा तो वेलकम टू जेंगो प्रिंट हो जाएगा। बट यहाँ पे एक बात नोट कर लीजिए कि जेंगो के अंदर किसी भी फंक्शन को आप ऐसे डायरेक्टली कॉल नहीं करा सकते। जेंगो के अंदर अगर जेंगो के अंदर आप फंक्शन कॉल करवाना चाहते हो तो उसके लिए यूआरएल बनानी पड़ेगी। जेंगो के अंदर जो भी फंक्शन आप क्रिएट करते हो वो यूआरएल से ही कॉल होते हैं। जो भी फंक्शन है किससे होता है? कॉल बाय यूआरएल। देखिए मैंने क्या कहा, जेंगो के अंदर यूजर साइड में अगर आपको कुछ भी करना है, यूजर साइड में
समझिएगा, जेंगो के अंदर यूजर साइड में अगर आप कुछ भी बनाना चाहते हो, कुछ भी कोई भी वर्क करना चाहते हो, तो हर एक वर्क के लिए आपको एक फंक्शन बनाना पड़ता है। मैं कहूँ कि मुझे 5 वर्क करने हैं तो 5 फंक्शन बनाने पड़ेंगे, 10 वर्क करने हैं तो 10 फंक्शन बनाने पड़ेंगे। और ये फंक्शन हम लोग कहाँ पे लिखते हैं? तो फंक्शन हम लोग लिखते हैं views.py नाम की फाइल के अंदर। और views.py नाम की फाइल के अंदर जो भी आप फंक्शन क्रिएट करते हो, उसके अंदर रिक्वेस्ट पैरामीटर लेना कंपल्सरी होता है, और फंक्शन के अंदर रिटर्न भी होना चाहिए, राइट? तो यहाँ पे आपने हेलो नाम का फंक्शन बना दिया। मुझे मैसेज प्रिंट करवाना था, तो मैसेज प्रिंट करवाने के लिए http रिस्पांस फंक्शन का यूज होता है, राइट? जो django.http में होता है, तो हमने उसको इंपोर्ट करा दिया, ठीक है। लेकिन अब मैंने क्या कहा, अब इस हेलो नाम के फंक्शन का काम क्या है? वेलकम टू जेंगो प्रिंट करना। लेकिन ये हेलो नाम का फंक्शन वेलकम टू जेंगो कब प्रिंट करेगा? जब आप इस फंक्शन को कॉल करवाएंगे। क्या कराएंगे? जब आप इस फंक्शन को कॉल करवाएंगे। लेकिन जेंगो के अंदर नियम कैसा है कि जेंगो के अंदर किसी भी फंक्शन को आप डायरेक्टली कॉल नहीं करा सकते। जेंगो के अंदर जो भी फंक्शन क्रिएट करते हो, वो यूआरएल से कॉल होता है। क्या होता है? यूआरएल से कॉल होता है। मतलब इसके लिए मुझे क्या, इस फंक्शन को कॉल करने के लिए एक यूआरएल बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी? यूआरएल। तो आप लोगों को नहीं पता हो तो मैं बता दूं, दो तरह की यूआरएल होती है। कितनी होती है? दो तरह की यूआरएल होती है। पहली, जिसे हम लोग कहते हैं प्रोजेक्ट यूआरएल, ठीक है। दूसरी, जिसे हम लोग कहते हैं ऐप यूआरएल। तो आपको नहीं पता है तो समझ लीजिए, दो टाइप की यूआरएल होती है, एक प्रोजेक्ट यूआरएल और एक ऐप यूआरएल। प्रोजेक्ट यूआरएल मतलब क्या? तो देखिए, आप, आपका प्रोजेक्ट का नाम क्या है? ई शॉपिंग है। तो ई शॉपिंग, देखो जितनी भी ऐप क्रिएट करते हो आप, उन सबके लिए एक यूआरएल बनानी पड़ती है प्रोजेक्ट यूआरएल में। प्रोजेक्ट यूआरएल मतलब क्या, समझिए। आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या है? ई शॉपिंग। आप ई शॉपिंग के अंदर जाएंगे तो वहां पर एक ई शॉपिंग नाम का फोल्डर मिलेगा। क्या मिलेगा? ई शॉपिंग नाम का फोल्डर मिलेगा। उसके अंदर जाएंगे आप, तो वहां पे आप जाएंगे तो आपको एक यूआरएल डॉट नाम की फाइल मिलेगी, दिख रहा है? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोजेक्ट यूआरएल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोजेक्ट यूआरएल। मतलब आपके प्रोजेक्ट डेमो है, तो डेमो के अंदर जाओगे तो यूआरएल मिलेगी। अगर आपके प्रोजेक्ट का नाम सीएमएस है, तो सीएमएस के अंदर जाओगे तो एक यूआरएल मिलेगी। तो वो जो यूआरएल होती है, उसे हम लोग प्रोजेक्ट यूआरएल कहते हैं। देखिए, मैंने ओपन की, तो उस यूआरएल के अंदर ऐसा लिखा होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपनी हर एक ऐप के लिए यहाँ पे एक लाइन लिखनी पड़ती है। क्या करना पड़ता है? हर एक ऐप के लिए यहाँ पे एक लाइन आपको लिखनी पड़ती है। जैसे मैं अभी कौन सी ऐप में काम कर रहा हूँ, कस्टमर, तो उसके लिए एक लाइन लिखनी पड़ेगी। कैसे? तो अब ऊपर जाइए, देखिए यहाँ ऊपर कमेंट की हुई है। पहला, फंक्शन व्यूज, दूसरा क्लास बेस्ड व्यूज, और तीसरा इंक्लूडिंग। देखो ये लिखा, तीसरी लाइन दिख रहा है। तो यहाँ पे आप जाओगे ना, जो थर्ड वाली कमेंट है उसके अंदर यहाँ पे देखो कुछ लिखा होगा। देखो यहाँ पे पाथ करके, देखो ये दिख रहा है, ये लिखा हुआ है। इसको आपको कॉपी करना है। क्या करना है? इसको कॉपी करना है और यहाँ पे नीचे पेस्ट कर देना है। देखिए ये आ गया, कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे क्या करना है, आपकी ऐप, बराबर, आप अभी किस ऐप में काम कर रहे हैं? कस्टमर। तो उस कस्टमर ऐप के अंदर इस ऐप का नाम लिखना है यहाँ पे, कस्टमर। यहाँ पे भी ऐप का नाम लिखना है और यहाँ पे भी ऐप का नाम लिखना है। लिख दिया। और ये जो ऊपर ये पाथ होता है ना, उसके बाद यहाँ पे कोमा करके इंक्लूड लिखना पड़ता है, राइट? इस तरह से। अगर नहीं लिखोगे तो काम नहीं होगा। क्या? अगर नहीं लिखेंगे तो काम नहीं होगा। सिंपल। तो मैंने क्या करा कि दो तरह, मैंने क्या बोला कि मुझे जेंगो के अंदर क्या करना था, मैंने कहा कि जेंगो के अंदर यूजर साइड में अगर आप कुछ भी बनाना चाहते हो, कोई भी वर्क करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको एक फंक्शन बनाना पड़ता है। अगर मैं कहूँ यूजर साइड में मुझे 10 फंक्शनलिटी बनानी है, 10 काम करने हैं, तो 10 वर्क के लिए आपको 10 फंक्शन बनाने पड़ेंगे, राइट? लेकिन जेंगो, और वो फंक्शन कहाँ रखते हैं हम लोग? views.py के अंदर रखते हैं। views.py के अंदर आप जो भी फंक्शन क्रिएट करते हो, उसके अंदर क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग कि भाई, views.py के अंदर आप जो भी फंक्शन क्रिएट करते हो, उसके अंदर रिक्वेस्ट एज अ पैरामीटर कंपलसरी लिखना होता है, और हर फंक्शन के अंदर रिटर्न कीवर्ड का यूज भी करना पड़ता है, राइट? अब मैंने क्या कहा कि जेंगो के अंदर आप जो भी फंक्शन क्रिएट करते हो, उसको वो डायरेक्टली आप कॉल नहीं करा सकते हो। वो कैसे कॉल होता है? तो प्रोजेक्ट यूआरएल, उसके लिए यूआरएल बनानी पड़ती है। तो यूआरएल दो तरह की होती है, प्रोजेक्ट यूआरएल और ऐप यूआरएल। तो देखिए, अभी आप प्रोजेक्ट यूआरएल बनाते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? जितनी ऐप होती है, उस ऐप के लिए एक लाइन लिखनी पड़ती है। देखिए ऐसा दिख रहा है। जैसे मेरी दूसरी ऐप क्या है, दूसरी ऐप का नाम है सेलर। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं? सेलर, सॉरी, ऐसे यहाँ पे लिख दिया सेलर। इसको कॉपी करेंगे, सॉरी, और यहाँ पे भी लिख देंगे, देखिए सेलर, सेलर। लेकिन अभी क्या, हम लोग सेलर की ऐप में काम नहीं कर रहे, तो ये लाइन लिखेंगे तो अभी एरर दे देगा, इसलिए नहीं लिखना है। देखिए हो गया। तो आपने क्या किया, यहाँ पे आ गया हम लोग। देखिए, तो सबसे पहले मैंने क्या कहा कि आप जेंगो के अंदर यूजर साइड में अगर आपको कुछ भी वर्क करना है, तो उसके लिए आपको एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। और एक फंक्शन बना लिया तो उसके अंदर का आउटपुट और उसके अंदर का कोड कब रन होगा? जब उसको कॉल कराएंगे। तो जेंगो के किसी व्यूज डॉट पीवाई के अंदर जो भी फंक्शन क्रिएट करते हो, उसको आप डायरेक्टली जैसे कोर पाइथन में कॉल कराते थे, ऐसे कॉल नहीं करा सकते। तो जेंगो के अंदर फंक्शन कॉल होते हैं यूआरएल के थ्रू। तो यूआरएल दो तरह की होती है, प्रोजेक्ट यूआरएल और एक ऐप यूआरएल। तो प्रोजेक्ट यूआरएल देखिए मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया, हो गया। अब आपको क्या करना है, इस urls.py नाम की फाइल को कॉपी कर देना है।
अब अपनी ऐप में चले जाइए कस्टमर, देखिए कस्टमर ऐप के अंदर जब आप जाएंगे ना तो उसके अंदर देखो यूआरएल कोई फाइल होती ही नहीं है, तो आपको urls.py नाम की फाइल बनानी पड़ती है। तो ऐप के ऊपर राइट क्लिक करिए, कस्टमर ऐप के ऊपर, और कंट्रोल एस करके फाइल का नाम दे दीजिए urls.py, ठीक है। और वहां से जो हमने प्रोजेक्ट यूआरएल पूरी कॉपी की थी उसको यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, देखिए आ गया। अब यहाँ पे क्या है, ये जो लिखा है ना, अब यहाँ पे देखो, वहां तो हम लोग थर्ड लेते थे ये वाला इंक्लूड। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, फंक्शन देखो 3 लिखा होगा, पहला फंक्शन व्यूज, दूसरा क्लास बेस्ड व्यूज, और तीसरा लिखा है इंक्लूडिंग वाला, बराबर। तो आपको क्या करना है, जो फंक्शन व्यूज है ना उसके अंदर जाना है, और यहाँ पे देखिए लिखा होगा यूआरएल पैटर्न, देखिए सेकंड लाइन में, इसको कॉपी करना है। किसको करना है, इसको कॉपी करना है। ये कर लिया कॉपी। इसको कॉपी करने के बाद ये जो लिखे थे ना, इनकी जगह पे क्या कर दीजिए, पेस्ट कर दीजिए, ऐसा। देखो हर फंक्शन के लिए एक यूआरएल आपको बनानी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी, एक यूआरएल बनानी पड़ेगी। जैसे मैं अभी क्या करना चाहता हूँ, व्यूज के अंदर से हेलो फंक्शन कॉल करवाना चाहता हूँ, तो सेकंड पैरामीटर में आपको लिखना है कि व्यूज नाम की फाइल में से कौन सा फंक्शन आपको कॉल कराना है, हेलो, तो आपने लिख दिया व्यूज डॉट हेलो, ठीक है। अब यहाँ पे होता है यूआरएल, क्या होता है यूआरएल, देखिए मैं आपको अलग कुछ लिखे दिखाता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड, क्या लिख दिया, हेलो वर्ल्ड, कर दिया, ठीक है। क्या या आगे जो लिखते हो ना वही लास्ट में भी वही लिखना है, कॉपी कर देना, देखिए। और ये जो व्यूज डॉट लिखा है फंक्शन का नाम है, इसका मतलब क्या हो गया, हमने क्या करा, एक यूआरएल बना दी है। क्या बना दी है, यूआरएल। देखो ये आपकी यूआरएल है, मतलब जब आप ब्राउजर में जाके हेलो वर्ल्ड लिखोगे ना, तो जब हेलो वर्ल्ड लिखोगे तो व्यूज के अंदर का जो हेलो नाम का फंक्शन है ना वो रन हो जाएगा, देखिए ये। मैंने क्या किया, दो तरह की यूआरएल होती है, प्रोजेक्ट यूआरएल और ऐप यूआरएल। प्रोजेक्ट यूआरएल क्या होती है, आपके जैसे आपके प्रोजेक्ट का नाम ई शॉपिंग है, तो उसके अंदर जाओगे, दूसरा ई शॉपिंग नाम का फोल्डर होगा, उसमें urls.py होगी। अगर आपके प्रोजेक्ट का नाम सीएमएस है तो सीएमएस में जाओगे, सीएमएस नाम का फोल्डर होगा, उसमें urls.py होगी, वो प्रोजेक्ट यूआरएल होगी। तो उसमें जाके आपने क्या सेटिंग किया, प्रोजेक्ट यूआरएल में, तो प्रोजेक्ट यूआरएल में जितनी भी आप ऐप, देखिए यहाँ पे सिर्फ इतना करना होता है, सॉरी, सिर्फ वहां पे जाना होता है, थर्ड दिख रहा है, इस थर्ड वाले से कमेंट में से कॉपी कर लेना है, और यहाँ पे आपकी ऐप का नाम दे देना होता है, इंक्लूड करना होता है, हो गया। अब फिर मैंने क्या किया, तो आपके ऐप के अंदर urls.py नहीं होती है, तो आपको urls.py बना देनी होती है। फिर उसके अंदर जो यूआरएल पैटर्न लिखा है, तो फंक्शन व्यूज में से कॉपी करना है, ये दिख रहा है ये। तो यह सेकंड पैरामीटर होता है व्यूज डॉट फंक्शन का नाम, कौन से फंक्शन को कॉल कराना है, हेलो। और आगे जो लिखा ना वो यूआरएल है, मतलब जब ब्राउजर में जाके आप लिखोगे ना हेलो वर्ल्ड, तो व्यूज के अंदर का हेलो फंक्शन कॉल हो जाएगा, देखिए। लेकिन उसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले व्यूज को यहाँ पे इंपोर्ट कराना पड़ेगा फ्रॉम। तो आपकी ऐप का नाम क्या है, कस्टमर। अब मान लो व्यूज तो सबके अंदर है, कस्टमर में भी है, एडमिन में भी है, सेलर में, तो किसके व्यू की बात कर रहे हो, तो मैंने बोला कि फ्रॉम कस्टमर, क्या लिख दिया, ऐप का नाम फ्रॉम कस्टमर इंपोर्ट व्यूज, मतलब कस्टमर के अंदर जो व्यूज है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो कस्टमर के अंदर जो व्यूज था उसको मैंने यहाँ इंपोर्ट करवा दिया, राइट। इस तरह से देखिए हो गया। ये व्यूज डॉट हेलो दिख रहा है, तो व्यूज के अंदर जो हेलो नाम का फंक्शन है वो रन होगा कब, जब आप ब्राउजर में हेलो वर्ल्ड लिखोगे। कैसे, तो एक बार रन करके देख लेते हैं ताकि आपको और ज्यादा समझ में आ जाए। तो सबसे पहले तो हमको एक्टिवेट करना पड़ेगा वर्चुअल एनवायरनमेंट को। आ गया, क्या लिखेंगे, एक्टिवेट हो गया। उसके बाद अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाना है, सीडी सीडी, प्रोजेक्ट का नाम क्या है मेरा, ई शॉपिंग, देखिए आ गया यहाँ पे। क्लियर स्क्रीन कर देंगे हम लोग, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, रन करके देखना है पहले, तो क्या रन करके देखना है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पाइथन manage.py रन सर्वर, क्या कर देंगे, पाइथन manage.py रन सर्वर। जैसे देखिए आ गया, सिस्टम चेक आइडेंटिफाई, देखो एरर आ गई, कांट कनेक्ट टू सर्वर, इसका मतलब मैंने आज भी जेम सर्वर स्टार्ट करना भूल गया हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट कर दो। जैसे एरर आएगी, देखो एरर आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, एरर आए, लेकिन एरर आए तो आपको पता चल जाना चाहिए आपने क्या गलती की है, राइट। जैसे मेरी एरर आई तो मुझे पता चल गया मैंने डेटाबेस अभी चालू ही नहीं किया, देख रहे हो। तो अब वापिस इसको क्लियर कर देते हैं, रन सर्वर हो गया। क्या हो गया, ये रन सर्वर, मेरा प्रोजेक्ट रन हो चुका। अभी ब्राउजर में जाके आप रन करिए, देखिए अभी मैं रन करूंगा तो क्या आ जाएगा, देखो ऐसा। अब आपको क्या करना है, जब आप लिखेंगे ना ये, उसके बाद आपको लिखना है आपकी ऐप, तो जैसे 127.0.0.1 लिखना है, 8000, उसके बाद आपकी ऐप का नाम लिखना है। तो हमारी ऐप का नाम क्या है, कस्टमर, क्या है ऐप का नाम, कस्टमर, ठीक है। और उसके अंदर आपने यूआरएल क्या बनाई है, तो हमने लिखा है हेलो वर्ल्ड, क्या लिखा है, हेलो वर्ल्ड, और स्लैश। देखिए यहाँ पे जो मैंने पहले ऐप का नाम होता है, फिर यूआरएल आती है, तो यूआरएल मतलब ये है, देखो ये पहला, ये जो लिखा है, ये फंक्शन के नाम से लेना देना नहीं, ये रखना है, ये यूआरएल। मतलब हम लोगों ने कैसा किया है कि अगर ब्राउजर में जाके आप हेलो वर्ल्ड लिखोगे, तो हेलो नाम का व्यूज के अंदर जो हेलो नाम का फंक्शन है वो कॉल हो जाएगा, देखिए
तो यहाँ पे आ गया, लेकिन पहले ऐप का नाम लिखना पड़ता है। तो 127.0.0.1 8,000 लिख दिया, उसके बाद ऐप का नाम, तो हमारी ऐप का नाम क्या है, कस्टमर लिख दिया आपने। और क्या होता है, यूआरएल क्या बनाई, हेलो वर्ल्ड। तो जैसे आप लिख के एंटर मारेंगे तो देखिए आपको आ जाएगा वेलकम टू जेंगो। क्या आ जाएगा, वेलकम टू जेंगो। देखो इस तरह से दिख रहा है। तो ये आपकी यूआरएल बन गई। क्या बन गई, यूआरएल बन गई। देखो ऐसा, यहाँ जो लिखोगे फर्स्ट पैरामीटर में वही ब्राउजर में जाके लिखना। चलिए एक और फंक्शन बना के बताता हूँ। चलिए यहाँ पे आ गया, ताकि और क्लियर हो जाए। मैंने एक फंक्शन बना दिया डेमो। रिक्वेस्ट तो लिखना कंपलसरी है, रिक्वेस्ट लिख दिया, आएगा क्या लिखेंगे, रिटर्न एचटीटीपी रिस्पॉन्स। आ गया यहाँ पे, देखिए लिख दिया आई एम डेमो फंक्शन। क्या लिख दिया मैंने, आई एम डेमो फंक्शन। हो गया। चलिए क्या लिख दिया है मैंने, आई एम डेमो फंक्शन। अब इसको रन करके देखिए। तो डेमो फंक्शन बनाया, तो उसको रन करने के लिए यूआरएल बनानी पड़ेगी। देखो प्रोजेक्ट यूआरएल में सिर्फ एक बार जाना होता है, उसके बाद प्रोजेक्ट यूआरएल को भूल जाने का, ऐप की यूआरएल में ही जाना है। आ गए यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर क्या करेंगे, इस लाइन को कॉपी कर देंगे, बराबर। अब कौन सा फंक्शन आपको कॉल कराना है, तो व्यूज में से डेमो। तो देखिए हर बार यूआरएल अलग रखने की जरूरत नहीं है, फिर कंफ्यूज हो सकता है। सेम रखेंगे तो आपको याद रहेगा। यहाँ पे भी डेमो लिख दीजिए, यहाँ पे भी डेमो लिख दीजिए। तो आपकी यूआरएल क्या बन गई, तो जब आप ब्राउजर में जाके, आपकी यूआरएल है डेमो, ऐप है कस्टमर, तो ब्राउजर में जाके आप लिखेंगे कि कस्टमर स्लैश डेमो, तो क्या होगा, व्यूज के अंदर जो डेमो नाम का फंक्शन है वो कॉल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आ गए कस्टमर, फिर हमने लिख दिया है डेमो। देखिए आप रन करेंगे तो क्या आ जाएगा, आई एम डेमो फंक्शन। क्या आ गया, आई एम डेमो फंक्शन। तो मतलब इस तरह से आप कोई भी वर्क के लिए आप फंक्शन बना के उसको कॉल करा सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक और फंक्शन बना दिया डेव। चलो फंक्शन का नाम लिख दिया माई हेलो, आ गया। उसके अंदर मैंने लिख दिया रिक्वेस्ट, ठीक है, आ गया। अब ध्यान रखिए, आप जब मैसेज प्रिंट करवाते हो एचटीटीपी रिस्पॉन्स में, तो खाली मैसेज प्रिंट भी करवा सकते हो, और क्या बोलते हैं, अगर आपको एचटीएमएल का टैग यूज करना है तो वो भी यूज कर सकते हैं। कैसे, जैसे मैंने लिखा रिटर्न, फिर लिख दिया एचटीटीपी रिस्पॉन्स। क्या लिख दिया है, एचटीटीपी रिस्पॉन्स। अब मुझे मान लो कि क्या बोलते हैं, वेलकम आई एम हेलो फंक्शन, आई एम माई हेलो फंक्शन ऐसा लिखना है, लेकिन उसको मुझे थोड़ा डार्क में H1 में दिखाना है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए सिंगल कोट लिखा, उसके अंदर आप एचटीएमएल टैग का भी यूज कर सकते हैं। देखिए क्या कर सकते हैं, एचटीएमएल टैग का, किसी भी एचटीएमएल टैग का। मैं लिख दिया आई एम माई हेलो फंक्शन, देखिए बन गए। अब इसको मुझे रन करना है, तो इसके लिए भी यूआरएल बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी, यूआरएल। तो यहाँ पे आ जाएंगे, कॉपी कर देंगे, ठीक है। फंक्शन का नाम क्या दिया मैंने, माई हेलो। तो क्या लिख दूंगा मैं, माई हेलो। देखिए अब आप इसको रन करके देखिए, क्या करिए, इसको आप रन करके देखिए। जैसे आप लिखेंगे ना यहाँ पे, तो यूआरएल क्या बन गई, कस्टमर प्लेस माई हेलो आ जाएगा। सॉरी, सर कस्टमर, आपने वहाँ पे पाथ लिखने का जगह पी नहीं लिखा है। अच्छा डिलीट हो गया, सॉरी। कस्टमर स्लेस माई हेलो आ गया। जैसे ही आप रन करेंगे तो देखिए, तो इस तरह से किसी भी एचटीएमएल टैग का भी आप यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, किसी भी एक एचटीएमएल टैग का भी आप ऐसे यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा, मतलब समझ में आया। अगर आपको मैसेज प्रिंट करवाना है जेंगो के अंदर, तो इस तरह से आप मैसेज प्रिंट करवा सकते हैं। नॉर्मल मैंने कहा, मैसेज प्रिंट कराने के लिए जेंगो के अंदर एचटीटीपी रिस्पॉन्स का यूज होता है। तो इस तरह से आपने सिंगल देखिए मैसेज प्रिंट करवा दिया, राइट। अगर एचटीएमएल टैग के साथ भी मैसेज प्रिंट करवाना हो तो भी आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं। क्या करवा सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, चलो ये तो बात हो कि एचटीएमएल का एक टैग था तो ठीक है, मैंने प्रिंट करवा लिया। अब मेरे को पूरा टेबल बनाना हो, तो पूरा टेबल बनाना है। टेबल में मान लो 4 रो है, तो आप इस एचटीटीपी रिस्पॉन्स में कितना सारा एचटीएमएल लिखेंगे, टेबल बनाएंगे, टीआर बनाएंगे, 2 टीडी बनाएंगे, ऐसे 4 रो, तो बहुत सारा एचटीएमएल हो जाएगा, बहुत बड़ा एचटीएमएल का कोड हो जाएगा। तो उसको एचटीटीपी रिस्पॉन्स पे लिखना सही नहीं होगा। तो जब आपकी डिजाइन में मतलब बहुत सारे टैग यूज करने हो या डिजाइन बड़ी हो, तो हम लोग इस तरह से नहीं कर सकते। उसके लिए हमको अलग से पेज बनाना पड़ता है। क्या करना पड़ेगा, अलग से एचटीएमएल का पेज बनाना पड़ेगा। तो पेज बनाते कहाँ पे हैं हम लोग, समझ में आ रहा है। मैसेज प्रिंट कराना है तो एचटीटीपी रिस्पॉन्स से प्रिंट करा सकता हूँ, राइट। अगर मैसेज को एचटीएमएल टैग के किसी टैग के अंदर प्रिंट कराना है तो भी मैं एचटीटीपी रिस्पॉन्स से प्रिंट करवा सकता हूँ। लेकिन जब सोचे कि डिजाइन आपकी बहुत बड़ी हो जाए, मान लो कि उसके लिए एचटीएमएल लिखना है, हेड लिखना है, बॉडी लिखना है, टेबल बनाना है बहुत बड़ा, तो एचटीटीपी रिस्पॉन्स के अंदर लिखेंगे तो पूरा पेज भर जाएगा। तो मैं क्या चाहता हूँ, इसके अंदर लिखना नहीं चाहता, अलग से पेज बनाना चाहता हूँ। तो जब आपको अलग से पेज बनाना होता है तो क्या करते हैं आप, आपका जो प्रोजेक्ट है ना उसके अंदर आप एक नया फोल्डर क्रिएट कर देंगे। क्या कर देंगे, प्रोजेक्ट के अंदर एक नया फोल्डर क्रिएट कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पे आ गया, मुझे प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट करना है, तो उस फोल्डर का नाम आपको देना होता है टेम्पलेट।
क्या देना होता है, टेम्पलेट्स। ध्यान रखिए जेंगो के अंदर ऐसे तो जरूरी नहीं है टेम्पलेट्स ही देना, लेकिन 90% लोग HTML के पेजेस स्टोर करने के लिए टेम्पलेट्स ही फोल्डर का नाम रखते हैं स्टैंडर्ड के तौर पे। तो आपको भी क्या करना है, फोल्डर का नाम टेम्पलेट्स ही रखना है। क्या रखना है, फोल्डर का नाम टेम्पलेट्स ही रखना है। तो आपने यहाँ पर क्या किया, तो टेम्पलेट्स नाम का फोल्डर बना दिया है। क्या बना दिया है, टेम्पलेट्स नाम का फोल्डर बन गया। देखिए है क्या है, टेम्पलेट्स नाम का फोल्डर है, दिख रहा है। मतलब मैंने क्या बोला कि जेंगो के अंदर अगर आपको HTML फाइल रखनी है तो HTML फाइल रखने के लिए आपको एक फोल्डर बनाना पड़ता है, उसे हम लोग कहते हैं टेम्पलेट्स। क्या कहते हैं, टेम्पलेट्स बना दिया। चलिए अब इस टेम्पलेट्स नाम के फोल्डर में हम लोग हमारी फाइल रखेंगे। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, मतलब हमारे पास 3 ऐप है, तो 3 ऐप पे जो भी HTML पेज बनाएंगे हम लोग, जैसे कस्टमर है, सेलर है और एडमिन है, तो 3 ऐप है, 3 ऐप के कोई भी HTML पेज बनाने हैं वो मैं टेम्पलेट्स में रख दूंगा, इस टेम्पलेट्स में। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि मान लो कि भाई जो सेलर है, सेलर ने 2 पेज बनाए हैं। एक ध्यान रखना, यहाँ पे जेंगो के अंदर जो भी हम लोग पेज बनाएंगे उसे .html से सेव करेंगे। तो मान लीजिए कि जो सेलर है उसने 2 पेज बनाए, पहले पेज का नाम लिखा register.html, दूसरे पेज का नाम लिखा login.html। अब जो कस्टमर है उसको भी ऐसे ही 2 पेज बनाने, register.html और क्या बोलते हैं login.html। तो जब आप टेम्पलेट्स के फोल्डर में कस्टमर भी रजिस्टर और लॉगिन 2 रखेगा, सेलर भी 2 सेम नाम के फाइल बनाएगा, तो कंफ्यूज हो जाएगा पाइथन। समझ में आ रहा है, अगर दोनों मतलब कस्टमर में भी 5 फाइल सेम नाम की है, सेलर में भी 5 फाइल सेम नाम की है, तो एक फोल्डर में कैसे आप स्टोर करोगे, तो वहां पे कंफ्लिक्ट हो जाएगा। तो कंफ्लिक्ट ना हो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, टेम्पलेट्स के अंदर भी फोल्डर बना देते हैं। जैसे टेम्पलेट्स के अंदर मैंने न्यू फोल्डर बनाया, जैसे लिख दिया माय एडमिन, जितनी ऐप है उसके फोल्डर बना दिए। तीसरा न्यू फोल्डर सेलर, फिर राइट क्लिक किया, सॉरी राइट क्लिक किया, न्यू फोल्डर, फिर क्या है, सेलर कौन कौन से बना दिया आपने, तो माय अब कस्टमर, राइट। तो टेम्पलेट के अंदर भी आपको ऐप वाइज फोल्डर बना देना है। क्या बना देना है, ऐप वाइज फोल्डर बना देना। इससे बेनिफिट क्या होगा, अब मान लो कि कस्टमर के अंदर भी register.html है, login.html है, और सेलर में भी register.html है, login.html। तो हम लोग क्या करेंगे, कस्टमर के पेज कस्टमर के फोल्डर में रखेंगे, सेलर के पेज सेलर के पेज में रखेंगे। इससे सेम नाम की फाइल भी बनी रहेगी और कोई कंफ्लिक्ट होगा नहीं। इज दैट क्लियर। तो मैंने क्या कहा कि जेंगो के अंदर हम लोग जो भी HTML के पेजेस क्रिएट करते हैं उसको हम लोग कहाँ पे रखते हैं, टेम्पलेट्स फोल्डर में। बट डायरेक्टली टेम्पलेट्स फोल्डर में नहीं रख सकते, क्यों, क्योंकि 2 ऐप या 3 ऐप के अंदर कोई सेम नाम के पेज हो गए तो कंफ्लिक्ट हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, टेम्पलेट्स में भी ऐप के अलग अलग फोल्डर बना देते हैं। जैसे कस्टमर, तो कस्टमर के पेजेस कस्टमर नाम के फोल्डर में रखूंगा, माई एडमिन नाम के फोल्डर में, और सेलर के पेज में सेलर के फोल्डर में रखूंगा, राइट। तो अभी मुझे क्या करना है, तो मुझे अब दूसरी एक और चीज बता रही है। आपने डिसाइड कर लिया कि आप जो भी HTML के पेज क्रिएट करेंगे वो टेम्पलेट्स में रखेंगे, लेकिन जेंगो को कैसे पता चलेगा कि आप जो भी पेज बना रहे हो वो टेम्पलेट्स में रखने वाले हो। तो आपको क्या करना है, आपका जो ई शॉपिंग नाम का प्रोजेक्ट है ना, ई शॉपिंग के अंदर जाइए, उसमें एक settings.py नाम की फाइल है, उसके अंदर आप आगे जाइए तो यहाँ पे आपको एक मिलेगा टेम्पलेट्स, देखिए यहाँ मिलेगा। तो उसमें DIRS मतलब डायरेक्टरी, तो यहाँ पे फोल्डर का नाम लिखना होता है जिसमें आप रखने वाले हैं। तो हम किस फोल्डर में रखने वाले हैं, टेम्पलेट्स नाम के फोल्डर में फाइल। अगर आप ये नहीं लिखोगे तो आपकी फाइल काम नहीं करेगी। जैसे मैंने कहा था ना, आप कोई भी ऐप क्रिएट करते हो तो settings.py में इंस्टॉल ऐप में जाके लिखना पड़ता है। अगर आप नहीं लिखोगे तो आपकी ऐप काम नहीं करेगी। उसी तरह से आप अपने HTML के पेजेस कहाँ पे रखने वाले, टेम्पलेट्स नाम के फोल्डर में। तो यहाँ पे settings.py में डायरेक्टरीज में आके टेम्पलेट्स लिखना पड़ेगा। अगर आप नहीं लिखोगे तो आपने जो भी फाइल बनाई है वो लोड नहीं होगी, एरर आएगी। इज दैट क्लियर, आया यहाँ तक समझ में। तो अब मुझे समझना है कि HTML फाइल बना देता हूँ, कस्टमर आ गया, इसमें एक न्यू HTML की फाइल बना देता हूँ। मेरा Ctrl+S आ गया। चलिए उसके अंदर मैं रख देता हूँ, कोई भी एक रख देते हैं, जैसे मैं रख देता हूँ design.html। फाइल मैंने बना दी design.html। इस फाइल के अंदर कुछ HTML का टैग रख देते हैं, जैसे HTML आ गया। यहाँ पे कुछ आपको जो भी आप डिजाइन बनाना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं, जो भी डिजाइन बनाना चाहते हैं, जैसे मैंने H1 करके लिख दिया, कुछ भी आई एम डिजाइन पेज, ठीक है, ऐसा लिख दिया। उसके नीचे आ गया S3, कुछ भी आप डिजाइन बना लीजिए, थोड़ा अच्छा लिखे। आई एम अल्केश कापा, आई एम अल्केश काबा, आई एम मैंने क्या लिख दिया, आई एम डिजाइन पेज, आई एम अल्केश काबा, आई एम अ डेवलपर, पाइथन डेवलपर, ठीक है। और कुछ एक और लाइन लिख देते हैं, और कैन लर्न पाइथन इजीली।
गया यहाँ पे। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आप लोगों ने क्या किया है, तो मैंने एक पेज बना दिया design.html कस्टमर के अंदर। अब समझिए मुझे इस पेज को रन करवाना है, तो किसी भी पेज को आप कैसे रन करवाएंगे? तो मैंने कहा ना कि जेंगो के अंदर यूजर साइड में कुछ भी वर्क करना है तो हर एक वर्क के लिए एक फंक्शन बनाना है। मैसेज प्रिंट कराना है तो भी फंक्शन बनाना है, मैसेज एचटीएमएल टैग के साथ प्रिंट कराना है तो भी फंक्शन बनाना है, किसी पेज को रन करवाना है तो उसके लिए भी आपको फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो हम लोग फंक्शन बना देते हैं, डेफ फंक्शन का नाम रख देते हैं डिजाइन, चलो ऐसा रख देते हैं, मैं HTML_design ऐसा रख दिया फंक्शन का नाम, हो गया। स्पेस नहीं रख सकते फंक्शन के नाम में, यहाँ लिख देंगे रिक्वेस्ट, ठीक है। अगर मैसेज फिर आएगा रिटर्न तो कंपलसरी होगा। फिर अगर आपको मैसेज प्रिंट कराना होता था तो हम लोग HTTP रिस्पॉन्स का यूज करते थे। लेकिन अब आपको क्या करना है, पेज को रन करवाना है, किसी HTML के पेज को रन करवाने के लिए HTTP रिस्पॉन्स का यूज नहीं होता है, उसके लिए रेंडर फंक्शन का यूज होता है। देखिए ये वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो हमको क्या लिखना है, किसी भी पेज को रन करवाना है तो उसके लिए रिक्वेस्ट की जगह पे क्या लिखना होता है, HTTP रिस्पॉन्स की जगह लिखना होता है रेंडर। क्या लिखना होता है, रेंडर। आया यहाँ पे समझ में? तो मैंने आपको क्या बोला कि मुझे कुछ भी वर्क करना है जेंगो में यूजर साइड में, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन बनाना ही पड़ेगा। मुझे भले मैसेज प्रिंट कराना हो तो भी फंक्शन बनाना पड़ेगा, HTML टैग के साथ मैसेज प्रिंट कराना हो तो भी फंक्शन बनाना पड़ेगा, अगर किसी पेज को रन करवाना है तो उसके लिए भी फंक्शन बनाना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखिए मैसेज प्रिंट करने के लिए हम लोग HTTP रिस्पॉन्स का यूज करते हैं, जबकि किसी पेज को रन करने के लिए रिटर्न का यूज, रेंडर फंक्शन का यूज होता है। अब रेंडर में क्या होते हैं, दो पैरामीटर होते हैं। क्या होते हैं, ऐसे तो तीन पैरामीटर होते हैं लेकिन थर्ड पैरामीटर ऑप्शनल होता है। नेक्स्ट फंक्शन बना, नेक्स्ट इसके बाद में वो समझाऊंगा कि वो क्या है। तो जैसे आप कोई भी views.py में आप कोई भी फंक्शन क्रिएट करते हो तो उसके अंदर रिक्वेस्ट लिखना कंपलसरी है, तो उसी तरह से रेंडर के अंदर भी जो पहला पैरामीटर होता है वो रिक्वेस्ट लिखना कंपलसरी है, रिक्वेस्ट लिखना पड़ता है। फिर सेकंड पैरामीटर में आप जिस फाइल को रन करना चाहते हो उसका पाथ लिखना पड़ता है। तो हमको फाइल रन करनी है design.html, लेकिन वो किस फोल्डर के अंदर है, तो वो कस्टमर नाम के फोल्डर में है। टेम्पलेट्स नहीं लिखना है, जैसे ही आपने settings.py में आपने टेम्पलेट्स लिख दिया, मतलब जेंगो को पता चल गया कि पेज लेने के लिए टेम्पलेट्स में जाना है। टेम्पलेट्स लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट उसके अंदर क्या फोल्डर बनाया, कस्टमर। कस्टमर में कौन सी फाइल बनाई है आपने, design.html। क्या बनाई है, design.html, तो आपने लिख दिया design.html, बन गया। आपको समझ में आया, पहला पैरामीटर क्या होता है, रिक्वेस्ट, दूसरा आपको होता है पाथ, जिस फाइल को रन करना चाहते हो। तो मैं design.html को रन करना चाहता था, लिख दिया मैंने रिक्वेस्ट और कस्टमर स्लेश design.html। अब इस पेज को रन करना है तो पेज को रन करने के लिए यूआरएल बनानी पड़ेगी। क्या बनानी है, किसी भी पेज, किसी भी फंक्शन को रन करने के लिए आपको यूआरएल तो बनानी ही पड़ती है। तो इसके लिए यूआरएल सेम हम लोग रख देते हैं। आ गया, यहाँ पे सब जगह पे लिख देंगे, देखिए आ गया। अब आप इसको रन करके देखिए, क्या करके देखिए, अब आप इस पेज को रन करके देखिए तो यूआरएल क्या बनी है, आ गया, देखिए। अब आप रन करेंगे तो देखिए आपका HTML का पेज रन हो रहा है, आई एम डिजाइन पेज, आई एम अलकेश का, आई एम पाइथन डेवलपर, यू ऑल कैन लर्न पाइथन इजीली, दिख रहा है। अगर उस फाइल में आप कुछ चेंज करके भी देखोगे ना तो भी आपको पूरा समझ में आएगा। देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया H3, यहाँ पे लिख दिया थैंक्स, थैंक्स, चलिए सर। अभी आप रन करेंगे तो देखिए उसमें एक लाइन एक्स्ट्रा आ जाएगी, दिख रहा है। दैट मीन्स हमारी फाइल प्रॉपरली रन कर रही है। तो जो लोग, एक बार मेरे को किसी ने पूछा था कि सर HTML के पेज कैसे बनाते हैं, तो मैंने उनको तभी कहा था कि जब HTML का काम आएगा, जब वर्क आएगा तो हम आपको बताएंगे। तो देखिए इस तरह से आप किसी भी, कोई भी HTML का पेज क्रिएट कर सकते, मतलब क्रिएट करके उसको रन करवा सकते हैं। क्या करवा सकते हैं, रन करा सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि मैसेज प्रिंट कराना हो तो कैसे करवा सकते हैं, राइट। मैसेज HTML के टैग के साथ प्रिंट करवाना हो तो कैसे करवा सकते हैं, किसी भी पेज को रन करवाना, किसी भी HTML के पेज को रन करवाना हो तो कैसे कर सकते हैं। अब हम लोगों को क्या सीखना है, तो हमको क्या सीखना है कि किसी भी HTML पेज के ऊपर अगर आपको डेटा पास करना हो तो आप कैसे कर सकते हैं। क्या करना है, किसी HTML के पेज के ऊपर मुझे डेटा पास करके प्रिंट करवाना हो उस पेज पे तो कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, चलिए एक और नया पेज बना देता हूँ। कस्टमर के अंदर आ गया, न्यू फाइल, Ctrl+S, फाइल का नाम दे देता हूँ mydata.html, आ गया। चलिए यहाँ पे मैंने H1 लिखा, हाँ सॉरी, HTML हो गया। तो माई डेटा ऐसा लिख देते हैं, पास डेटा यूजिंग जेंगो, ऐसा नाम दे दिया मैंने। चलिए अब ये मेरा पेज है ना, इसमें कुछ मैं ऐसे दे देता हूँ H1, ठीक है। H1 में हम लोग अलाइन सेंटर दे देते, ठीक है, लिख देते हैं माई डेटा, माई ऑल डेटा, ऐसा लिख दिया मैंने, ठीक है, हो गया। अब इसके नीचे हम लोग, अब इस पेज पे मुझे डेटा पास करना है, माई डेटा डॉट HTML नाम का ये पेज है,
इसके ऊपर मुझे कुछ डेटा पास करना है, तो कैसे करेंगे? तो आप views.py के अंदर चलेंगे। पहले तो क्या करना पड़ेगा, किसी भी पेज को रन करवाना है तो उसके लिए एक फंक्शन बनाना पड़ता है। तो इसके लिए भी हम एक फंक्शन बनाएंगे। तो मैं लिखा डेफ, फंक्शन का नाम दे देता हूँ, चलो माई डेटा ही दे देता हूँ। यहाँ पे आ गया रिक्वेस्ट, क्या आ गया, यहाँ पे आ गया है रिक्वेस्ट, लिख दिया आपने, ठीक है। अब इसके अंदर आपको डेटा पास करना है, मान लो माई डेटा आ गया। अगर मुझे सिर्फ पेज को रन करवाना होता तो हम लोग क्या लिख देते, तो फिर तो सिंपल था, रिटर्न रेंडर, फिर आप लिख देते रिक्वेस्ट, और जिस पेज को रन कराना उसका पाथ। तो कस्टमर के अंदर पेज का नाम क्या है, माई डेटा डॉट एच टी एम एल, क्या है पेज का नाम, माई डेटा डॉट एच टी एम एल। तो इस तरह से आप किसी भी पेज को रन करवा सकते थे। देखिए अब इसके लिए पहले तो यूआरएल बनानी पड़ेगी। ध्यान रखिए, पहले फंक्शन बनाइए, उसकी यूआरएल बनाइए, फिर उसको रन करिए। तो फॉर एग्जाम्पल के तौर पर चलो पहले इसकी यूआरएल बना देता हूँ, फिर कैसा दिखता है वो देखते हैं हम लोग। तो क्या दिया है नाम, माई डेटा। बन गया, यहाँ पे यूआरएल भी बन गई है। मतलब हमने एक फंक्शन बना दिया है माई डेटा नाम का, वो माई डेटा डॉट एचटीएमएल पेज को रन करता है, ठीक है। वो उसकी यूआरएल भी बना दी। तो ब्राउजर में जाके रन करते तो समझ में आएगा। आ गया माई ऑल डेटा, क्या आ गया है, माई ऑल डेटा, चलिए आ गया, ठीक है। इसके नीचे थोड़ा एचआर दे देते हैं, अच्छा लगे इसलिए। आ गया माई डेटा, ओके। अब इसके नीचे मुझे डेटा प्रिंट करवाने हैं, मतलब डेटा पास करने हैं इस पेज के ऊपर। तो किसी भी पेज के ऊपर डेटा पास करना हो ना, तो उसके लिए डिक्शनरी बनानी पड़ती है। देखो पाइथन, कोर पाइथन के अंदर एक टॉपिक आता है डेटा स्ट्रक्चर। तो पाइथन के अंदर 4 तरह के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी। 4 तरह के बराबर। तो मैंने क्या बोला, डिक्शनरी मतलब ये डेटा स्ट्रक्चर, मतलब एक तरह का आप दूसरी प्रोग्रामिंग जैसे सी पढ़े हो, सी प्लस पढ़े हो, पीएचपी पढ़े हो, तो उनके उनके अंदर क्या होता था, एक टॉपिक आता था जिसे हम लोग कहते थे एरे। तो वो पाइथन के अंदर एरे तो नहीं होता है, पाइथन के अंदर एरे को डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। मतलब 4 तरह के एरे होते हैं, लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे डिक्शनरी बनानी है। मैंने कहा किसी भी पेज के ऊपर अगर आप डेटा पास करना चाहते हैं तो कैसे करते हैं। तो देखिए आप लिख दीजिए यहाँ पे, जैसे मैंने लिख दिया है यहाँ पे ऐसा बना दिया। और डेटा पास करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, डिक्शनरी बनानी पड़ती है। डिक्शनरी मतलब कैसा, एक वेरिएबल का नाम इज इक्वल टू लिख के कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज ऐसे कर लीजिए, देखिए, ठीक है। ठीक है, उसमें लेफ्ट साइड में आपको क्या लिखना होता है, इंडेक्स लाइक दिस। जैसे मुझे वहां पे नाम पास करना है तो मैंने लिखा नाम, और नाम में क्या पास करना है तो मैंने लिख दिया भाई अंकेश। दूसरा डेटा क्या पास करना है, तो मैंने पूछा भाई कंपनी, क्या पास करना है, कंपनी, देखिए। और यहाँ पे लिखिए कंपनी का नाम, तो मैंने लिख दिया क्रियाट सॉल्यूशन, हो गया। तीसरा मुझे पास करना है सिटी, क्या पास करना है, सिटी। ये लेफ्ट साइड में जो देख रहे हो वो इंडेक्स है, और राइट साइड में आप जो देख रहे हो वो वैल्यू है। थोड़ा सही तरीके से अलाइन कर देता हूँ, देखिए आगे। तो आपने क्या किया यहाँ पर, एक मतलब दूसरी, जैसे आपने पीएचपी का आपको एक्सपीरियंस हो तो वहां पर इसे एसोसिएटिव एरे कहते हैं, दूसरे में की वैल्यू वाला एरे कहते हैं। तो एक एरे, मैंने बोला किसी भी पेज के ऊपर अगर आपको डेटा पास करना है तो पहले एक डिक्शनरी बनानी पड़ेगी, और डिक्शनरी के अंदर जो भी डेटा पास करना चाहते हो वो सारे डेटा लिख दीजिए। तो मैं क्या करना चाहता, इसे डॉट माई डेटा डॉट एचटीएमएल नाम का पेज है ना, इसके ऊपर मैं नाम, कंपनी, सिटी और स्टेट पास करना चाहता था। तो मैंने एक डिक्शनरी बना दिया, एरे बना दिया, उसका नाम कंटेक्स्ट। ऐसे तो नाम कुछ भी रख सकते हो, लेकिन पाइथन के अंदर मैंने कहा ना कि फाइल स्टोर करने के लिए आप टेम्पलेट्स नाम का फोल्डर बनाते हो, पर जरूरी नहीं है टेम्पलेट्स। अगर मैं ऐसे बोल देता माई मेरे एचटीएमएल पेजेस, तो वहां पे जाके फिर मेरे को ये जो सेटिंग्स डॉट पीवाई में आप वहां पे टेम्पलेट्स लिखते हो उसकी जगह वो लिखना पड़ेगा। किसी भी नाम का फोल्डर बना सकते हो। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या होता है, डेटा पास करने के लिए वेरिएबल का नाम हम लोग जनरली कंटेक्स्ट रखते हैं, लेकिन इसकी जगह कुछ भी रख सकते हैं। तो एक नाम है, देखिए आ गया। तो आपको जो भी डेटा आप किसी पेज पे पास करना है पहले उसको डिक्शनरी बना दीजिए उसकी, देखिए बन गई है। अब इसको क्या नाम है, वेरिएबल का कंटेक्स्ट। तो इसमें थर्ड पैरामीटर क्या होता है, वो डेटा होता है। मतलब अगर देखो ऊपर वाले पेज में क्या था, मुझे सिर्फ पेज को रन ही करवाना था, डेटा पास नहीं करना था। तो पहला ले लिया आपने रिक्वेस्ट, और दूसरा क्या ले लिया आपने, पेज का पाथ, क्या ले लिया है, पाथ ले लिया है। मतलब किस पेज को रन करवाना था। लेकिन अगर इसमें थर्ड पैरामीटर ऑप्शनल होता है, जब भी किसी पेज के ऊपर डेटा पास करना हो तो आपको एक ऐसे डिक्शनरी बनानी होती है, और उसको इस पेज के ऊपर पास करना पड़ता है। देखिए अभी अब आप जब रन करोगे तो इस पेज को रन करके देखिए, अभी तो ऐसा ही दिख रहा है। आपने डेटा तो पास कर दिया, लेकिन वहां पे डेटा आपने प्रिंट नहीं कराया। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे आ गया माई डेटा, यहाँ पे मुझे क्या करना है, सबसे पहले चलिए मैंने लिखा
S3 के अंदर मुझे अपना नेम प्रिंट कराना है, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे माय नेम इज। अब आप यहाँ पे नेम पास कर रहे हैं, देखिए तो नेम अल्केश पास कर रहे हैं ना, मैंने यहाँ पे लिखा अल्केश काबा, चलिए पूरा नाम लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब वो अल्केश काबा मुझे नाम वहां प्रिंट कराना है, तो वो किसके, उसका इंडेक्स क्या है, नेम है, क्या है उसका इंडेक्स नेम। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, माय नेम इज, देखिए डबल कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज, और यहाँ पे लिख देंगे आप नेम, देखिए नेम प्रिंट हो जाएगा। देखिए मैं आपको अभी आप रन करेंगे तो दिखेगा माय नेम इज अल्केश काबा, देखिए आ रहा है। आपको और डिटेल प्रिंट करानी है, इसी तरह से आप कॉपी कर लेंगे, देखिए आ गया। तो दूसरा मैं लिखा कि भाई माय कंपनी, माय कंपनी नेम इज, यहाँ पे मैंने लिख दिया, चलिए कंपनी। जो वहां पे लिखे हैं ना वेरिएबल के नाम, ये ही लिखने हैं, ये खास ध्यान रखिए। सिटी और स्टेट क्या है, माय सिटी इज, और यहाँ पे लिख देते हैं डबल कर्ली ब्रेसेस में सिटी, फिर माय सिटी आ गया, फिर माय स्टेट इज, क्या आ गया, आ गया इस तरह से। तो हम लोगों ने प्रिंट करा था। तो किसी भी पेज के ऊपर अगर आप डेटा पास करना चाहते हैं तो इस तरह से आप डेटा पास कर सकते हैं। कैसे पास कर सकते हैं, तो इस तरीके से आप डेटा पास कर सकते हैं। कैसे, चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, रन करके देख लेते हैं। क्या करके देख लेते हैं, रन करते हैं। अब भाई आप लोगों में से जो भी सीआर बने हैं कॉलेज वाइज, ध्यान रखिए, अगर कोई बंदा खाली फॉर्मेलिटी के लिए कनेक्ट होकर तुरंत डिसकनेक्ट या रिमूव हो जाता है ना, तो उसके अटेंडेंस में एब्सेंट भर देना। जो भी सीआर है उन लोगों को बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया, किसी भी पेज के ऊपर अगर आपको डेटा पास करना है तो इस तरह से आप डेटा पास कर सकते हैं। देखिए अभी मैं इस पेज को रन करके भी दिखाता हूँ तो आपको दिखेगा सारा। देखिए कि माय नेम इज अल्केश काबा, माय कंपनी नेम इज क्रिएट सॉल्यूशन, माय सिटी इज अहमदाबाद, माय स्टेट इज गुजरात। तो इस तरह से, तो देखिए मैंने पेज के ऊपर डेटा भी पास कर दिया है। तो मैंने आपको ये बताया कि जेंगो के अंदर अगर यूजर साइड आपको कुछ भी करना है तो हर एक वर्ग के लिए आपको एक फंक्शन बनाना पड़ता है। क्या बोला कि जेंगो के अंदर यूजर साइड में अगर आपको कुछ भी करना है तो हर एक वर्क के लिए एक फंक्शन बनाना पड़ता है। एक वर्क करना है एक फंक्शन, दो वर्क करने हैं दो फंक्शन, पांच वर्क करने हैं पांच फंक्शन बनाने पड़ेंगे, राइट। और आप ये फंक्शन कहाँ पे बनाते हो, तो आपके ऐप के अंदर एक क्या होता है, views.py नाम की फाइल होती है, उसमें बनाते हैं। तो views.py नाम की फाइल में आप कितने भी फंक्शन बना सकते हैं, लेकिन उसमें ध्यान रखना है कि views.py नाम की फाइल में जो भी फंक्शन बना है उसके अंदर रिक्वेस्ट लिखना, ऐसा पैरामीटर लिखना कंपलसरी है, और हर फंक्शन के अंदर रिटर्न कीवर्ड का यूज होना चाहिए। जैसे पाइथन के अंदर मैसेज प्रिंट करने के लिए प्रिंट का यूज होता था, यहाँ पर HTTP रिस्पॉन्स का यूज होता है। तो HTTP रिस्पॉन्स किस में होता है, Django.http में होता है, तो उसको इंपोर्ट करवाना पड़ता है। तो HTTP रिस्पॉन्स से आप मैसेज प्रिंट करवा सकते हो, HTML टैग के साथ मैसेज प्रिंट करवा सकते हो, और रेंडर फंक्शन की मदद से किसी भी पेज को रन करवा सकते हैं। और अगर किसी पेज के ऊपर डेटा पास करना हो तो आप इस तरह से डेटा भी पास कर सकते हैं, राइट। तो आई होप कि आप लोगों को, सभी लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि कैसे करते हैं, राइट। किसी को भी मतलब पेज कैसे रन करते हैं, फंक्शन कैसे बनाते हैं, यूआरएल कैसे सेट करते हैं, एवरीथिंग मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया है, राइट। तो आई होप कि यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर किसी को यहाँ तक कुछ चीजें समझ में नहीं आई है तो बताइए। सर एक मिनट दोस्त, यहाँ तक अगर किसी को भी क्वेरी है, कोई चीज समझ में नहीं आई है तो बताइए। यूआरएल वाला एक बार समझाओ ना, वो व्यू में यूआरएल कस्टमर वाला जो है ना, उसमें हर यूआरएल कैसे हर सेट करें। हर फंक्शन के लिए व्यूज में आप जितने भी फंक्शन बनाएंगे, हर फंक्शन को रन करने के लिए आपको एक यूआरएल बनानी पड़ेगी। तो ये यूआरएल के अंदर तीन पैरामीटर होते हैं। सेकंड पैरामीटर में व्यूज डॉट करके आपके फंक्शन का नाम लिखना होता है। जैसे मुझे हेलो फंक्शन को रन करवाना है तो आपने व्यूज लिखा डॉट हेलो लिख दिया, ठीक है। ये हो गया आपका फंक्शन का नाम। फिर उस फंक्शन को रन करने के लिए यूआरएल आपको क्या बनानी है वो यहाँ पे लिखिए। फर्स्ट पैरामीटर में आपको जो भी बनाना है, मैं चाहता था कि हेलो वर्ल्ड लिखूं ब्राउजर में, तब हेलो फंक्शन कॉल हो, तो मैंने यहाँ हेलो वर्ल्ड लिखा। या फर्स्ट में जो लिखते हैं लास्ट में वही लिखना है, सेम टू सेम, राइट। किसी और को कोई क्वेश्चन? और अब जो मेन ई शॉपिंग का urls.py है, हम वहीं पे कस्टमर को इंपोर्ट, व्यूज को इंपोर्ट करके नहीं कर सकते हैं मैडम। पर मान लीजिए कि आपके पास, मैं प्रोजेक्ट बना था उसमें 10 ऐप है
और एक ऐप की कस्टमर की ही 20 यूआरएल है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? बहुत सारी यूआरएल नहीं हो जाएगी? हाँ वो हो सकती है। समझ में आया? तो स्टैंडर्ड तरीके से ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। समझ में आया? एक प्रोग्राम को देख के नहीं चलना, स्टैंडर्ड चलिए। अब डायरेक्टली प्रोजेक्ट यूआरएल थी, वहां पे भी यूआरएल लिख सकते हैं, लेकिन मान लो मेरे पास कस्टमर ऐप है, उसमें 20 फंक्शन बनाए तो 20 यूआरएल, फिर आप सेलर है उसमें 20 फंक्शन बनाए तो उसकी 20 यूआरएल, फिर एडमिन है मान लो उसमें 30 बनाए तो उसकी 30 यूआरएल, तो सबको एक ही पेज में लिखेंगे तो कितना कंफ्यूज हो जाएगा। यस समझ में आया? और फिर मेरे को सेम यूआरएल बनानी हो तो मान लो रजिस्टर यूआरएल रखनी है सेलर के लिए भी और कस्टमर के लिए भी, तो थोड़ी रख पाएंगे मैडम। समझ में आ रहा है? तो Yes. उसके लिए आपको ऐप यूआरएल ऐप के अंदर यूआरएल बनाना कंपलसरी है, बनाना ही पड़ेगा। थैंक यू सर। ओके, और कोई? सर वो सेटिंग्स में आपने क्या चेंज किया था, वो मुझे दिखाओ। सेटिंग्स में सिर्फ मैंने, भाई आप सो रहे थे? सेटिंग्स के वो अंदर टाइम पे कनेक्शन का इशू हो गया था इसलिए मिस आउट हो गया। कनेक्शन के अंदर टेम्पलेट्स के अंदर गए थे, उसमें DIRS में मैंने टेम्पलेट्स लिख दिया। बस जो आपने HTML की फाइल स्टोर करने के लिए आपने जो फोल्डर बनाया है उस फोल्डर का नाम, मैं अपने सारे HTML के पेजेस कहाँ पर स्टोर करने वाला हूँ? टेम्पलेट्स नाम के फोल्डर। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया टेम्पलेट, और कोई चेंजेस नहीं किया। और कोई? नेक्स्ट। यहाँ तक अगर किसी को कोई भी क्वेरी हो तो बताइए। यहाँ तक किसी को कोई समझ में नहीं आया, कोई क्वेरी हो तो बताइए। अब बात ध्यान रख लीजिए, कल लाइक क्या बोलते हैं, बिकॉज ऑफ रथ यात्रा, टुमारो इज हॉलीडे, राइट? कल रथ यात्रा है इसलिए हमारी ऑफिस बंद रहेगी, तो आपके जो सेशन है वो कल समर इंटर्नशिप का सेशन नहीं होगा, राइट? अब हमारा सेशन होगा मंडे और ट्यूसडे, जिस दिन हमको एक मिनी प्रोजेक्ट बनाना है, तो 2 दिन के अंदर मैं आपको मंडे ट्यूसडे में मैं आपको करके बताऊंगा। तो कल का फ्राइडे सैटरडे संडे, हमारा सैटरडे संडे तो ऑफ ही रहता है, लेकिन कल रथ यात्रा की वजह से ऑफ है, तो फ्राइडे सेशन नहीं होगा। अब हम लोग डायरेक्टली मिलेंगे मंडे सेम टाइम पे, राइट? अगर आप लोगों में कुछ लोग अटेंड नहीं करते हैं, वो फिर मेरे को मैसेज करते हैं कि सर हम तो लास्ट टाइम भी मैंने सभी लोगों को इन्फॉर्म कर दिया था कि भाई सैटरडे सेशन नहीं है, तो भी बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे थे कि भाई सर आज लिंक क्यों नहीं कनेक्ट हो रही है, आज सेशन है। तो ऑलरेडी मैंने इन्फॉर्म कर दिया है, तो आपके कॉलेज वाइज आपके अगर फ्रेंड्स हो, कोई ग्रुप हो, तो इनमें प्लीज इन्फॉर्म कर दीजिए, ताकि हमको मैसेज और कॉल, अननेसेसरी मैसेज और कॉल ना करे कोई, राइट? क्योंकि कितनी बार इन्फॉर्म करेंगे हम लोग, यहाँ पे मैं ग्रुप में लेक्चर में हमने इन्फॉर्म कर दिया। दोनों लिंक पे ध्यान से समझ लीजिए कि फ्राइडे सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, फ्राइडे चालू होता है, लेकिन कल रथ यात्रा है तो ऑफिस क्लोज रहेगी। तो हम लोग मंडे मिलेंगे सेम टाइम पर 10 o'clock। उस समय पे मैं आपको हमारा जो प्रोजेक्ट है ईमेल सेंडर, उसको पूरा सेटअप करना, कैसे ईमेल सेंड करते हैं, कैसे डिजाइन बनाते हैं, एवरीथिंग मैं आपको उस दिन करके बताऊंगा, राइट? 2 दिन हमको लगेंगे प्रोजेक्ट खत्म करते हैं, मंडे ट्यूसडे। तो बस आज के सेशन में इतना ही, ठीक है? मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट मंडे, तब तक के लिए हैप्पी रथ यात्रा। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।